बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पीएच में हमने बताया था जैसे pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये हमने बताया था। इसी टाइप से पीओएच भी होती है बेटा, पीओएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं पीओएच। जैसे हम पीएच निकालते हैं वैसे हम पीओएच भी निकाल सकते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब पीएच प्लस पीओएच ये दोनों का जो सम है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, दोनों का सम कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 6, तो उसकी पीओएच कितनी होगी, इसकी पीओएच कितनी होगी, 8 होगी। सम कितना होगा इसका, 14 होगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, ये हमने पीएच वाले पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे। तो कुछ आपको न्यूमेरिकल करने बच्चों, न्यूमेरिकल में आज आपको दे दूंगा, जितना आप करोगे उतना आपको बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है एसिड बेस इक्विलिब्रिया एंड आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस इक्विलिब्रिया एंड आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन मैंने पहले ही बताया था, डिसोसिएशन आयोनाइजेशन दोनों एक ही टर्म है। तो आपको पता है बच्चों, कुछ एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं देखो, HBr, HI, HNO3, HClO4, HCl, H2SO4। ठीक है, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है। इसी तरह से कुछ बेस है जो स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से हैं, NaOH, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, लगभग 100% ये भी क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा जितने भी एसिड्स हैं ना, इनके अलावा जितने भी एसिड्स और बेस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, वीक एसिड्स एंड वीक बेस। दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड बेस आर वीक इन नेचर, दे डू नॉट डिसोसिएट 100%। तो उनका डिसोसिएशन 100% नहीं होता। तो ऐसे एसिड्स जिसका डिसोसिएशन 100% नहीं होता, उनके लिए हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे एक हमने एसिड ले लिया जो वीक एसिड है, जिसको हमने लिखा HA से, HA से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, एक्वस फॉर्म में है ये। जैसे इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये किस टाइप से आयोनाइज होगा, देखो ये H+ आयन देगा, तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा वाटर से रेड करके, और क्या बनाएगा, A-, ये एनायन बनाया। ठीक है, ये एक्वस में
अब इसके ऊपर हम अप्लाई करें कौन सा लॉ, केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ इसमें एप्लीकेबल करें। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, K इक्वल टू H3O प्लस A नेगेटिव HA एंड H2O। यहाँ पे क्या है, ये वाटर एक्सिस में है तो इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं K इंटू H2O H3O प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA। ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती क्योंकि ये एक्सिस में होता है। वाटर यहाँ पे क्या है, एक्सिस में है तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इन दोनों को एक न्यू टर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम बोलेंगे के ए। क्या कहेंगे, के ए। तो यहाँ पे के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H3O A नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA। हम इसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो के ए क्या है, यहाँ पे डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन में जितने हाइड्रोनियम आयन होंगे, इफ हाइड्रोनियम आयन इज मोर इन एक्वा सॉल्यूशन देन के ए की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाई होगी। इफ H3O प्लस आयन इज मोर इन एक्वा सॉल्यूशन देन के ए वैल्यू विल बी हाई। तो जितनी ज्यादा के ए की वैल्यू होगी किसी भी एसिड के लिए, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, उतनी ज्यादा होगी। के ए की वैल्यू हाई है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी हाई। के ए की वैल्यू ज्यादा, मोर एसिड। के ए की वैल्यू कम, लेस एसिडिक। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ गई आपको। अब अगर हमें कैलकुलेशन करना है वीक एसिड के लिए कंसंट्रेशन की, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की अगर हमें कैलकुलेशन करना है, किसके लिए, पीएच कैलकुलेशन करने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फॉर वीक एसिड। concentration of H plus ion for weak acid। कैसे निकालते हैं देखो, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। Ha प्लस H2O, ये एक वीक एसिड दिया है हमें। Ha एक वीक एसिड है, वाटर से जैसे ये रिएक्ट करता है, वाटर में जैसे इसको हम डिजोल्व करते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्या बनाएगा, A नेगेटिव आयन बनाएगा। सपोज इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं अल्फा, सॉरी इसकी सी ले लेते हैं। कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे, इसकी सी। कंसंट्रेशन हम ये ले लेंगे सी। ये हमने लिखा कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड Ha। कंसंट्रेशन को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, इसलिए हमने इसको इनिशियल कंसंट्रेशन सी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज होती नहीं, तो इसको हमें कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। ये इनिशियली कितना बनेगा, जीरो बनेगा। ये जीरो बनेगा क्योंकि ये इनिशियली हमने सी लिया है। इनिशियली हमने लिया है तो लेते ही कोई रिएक्शन होती नहीं है, कुछ देर बाद में रिएक्शन स्टार्ट होती है। ये हमने ये इनिशियली लिया, इसकी कंसंट्रेशन सी मान ली। इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, इक्विलिब्रियम पे ये कितना बच जाएगा, सपोज ये अल्फा डिसोसिएट होता है। कितना डिसोसिएट होता है, ये अल्फा डिसोसिएट होता है। तो एक में से कितना होगा, अल्फा डिसोसिएट होगा। तो अगर कंसंट्रेशन सी है तो सी में से कितना डिसोसिएट होगा, सी अल्फा डिसोसिएट होगा। सपोज देखो बच्चों,
इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है अल्फा। कितनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी हमने बताया। सपोज 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल में से ये अल्फा डिसोसिएट होता है, मतलब पूरा तो डिसोसिएट हो नहीं रहा है, अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। एक मॉलिक्यूल में जैसे अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, अगर कंसंट्रेशन सी है तो सी में से कितना डिसोसिएट होगा, सी अल्फा डिसोसिएट होगा, सी अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, इक्विलिब्रियम पे बचेगा सी माइनस सी अल्फा, ये इक्विलिब्रियम पे बचेगा इतना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे H2O ये कितना बच जाएगा, H3O आयन ये कितना बच जाएगा, ये कितना बनेगा, सी अल्फा बनेगा, ये कितना बन जाएगा, ये भी सी अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो के ए की फॉर्म में इसको लिखें तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O एंड ए नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA। वाटर को मैंने यहाँ पे लिख दिया तो अब के ए लिख दिया ना, के ए लिख दिया मैंने, तो अब यहाँ पे वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, के ए लिख दिया डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू लगा दो बच्चों, इसकी वैल्यू लगाएंगे कितनी, क्या है इसकी वैल्यू, सी अल्फा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो ये मैं के ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा, ऐसे इसको निकालेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी 1 माइनस अल्फा, ऐसे लिख देंगे। एक सी ये सी कट गया, ऊपर क्या बच गया, ऊपर क्या बचा देखो, मैं यहाँ पूरा रफ करके लिख देता हूँ, इसको आपने लिख दिया पूरा, नोट कर लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे आके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे के ए इक्वल टू, ऊपर रह गया सी अल्फा स्क्वायर और नीचे रह गया 1 माइनस अल्फा। अब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम होती है, इट्स वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम है, डिसोसिएशन बहुत कम होता है वीक एसिड का। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको 0 मान लेंगे, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 1 हो जाएगी, 1 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ए की वैल्यू हो जाएगी सी अल्फा स्क्वायर। अब मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी। तो ऐसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं वीक एसिड के लिए, ठीक है। ऐसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे वीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हमें इसका क्या निकालना हो बच्चों, इसका पीएच निकालना हो, तो अगर हमें इसकी के ए की वैल्यू दे रखी हो, इसके लिए के ए की वैल्यू दे रखी हो, जैसे हमें हमारे पास में देखो ये के ए की वैल्यू ये आई है, ये के ए की वैल्यू है, ये के ए की वैल्यू आई है, ठीक है। ये हमें अगर पता हो तो इसका हम पीएच निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका पीएच का, नेगेटिव लॉग ऑफ पी के ए, ये फॉर्मूला हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, तो उसको हम बोलेंगे पी के ए, क्या बोलेंगे उसको वापस मैं बता देता हूँ, पी के ए निकालेंगे इसके लिए, पी के ए इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें क्या दे रखा हो, के ए की वैल्यू दे रखी हो, हम इसे इस टाइप से पी के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे, अगर किसी एसिड के लिए पी के ए की वैल्यू हाई है तो वो वीक एसिड होगा, अगर किसी एसिड के लिए पी के ए की वैल्यू लेस है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये ध्यान देना आप, ठीक है। लार्जर द वैल्यू ऑफ पी के ए वीकर द एसिड, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ये आपको एक सेंटेंस आपको ध्यान देना है। तो ऐसे आप पी के ए और पी के बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
पीक के बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? वीक बेस के लिए हम पीक क्या निकालते हैं? पीक के बी निकालते हैं। सेम ऐसे ही करते हैं तो एसिड के लिए भी हमें निकल जाएगा। तो इतना जो हमने बताया बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया है? बताओ जल्दी से बच्चों, समझ में आया आपको ये? ये जो हमने बताया वो आप लोगों को समझ में आया बच्चों? इफ वी एड सम अमाउंट ऑफ एसिड इन वाटर देन द pH ऑफ वाटर विल इंक्रीज और डिक्रीज। यस, पल्लवी ने सही बताया है, डिक्रीज होगी, pH कम हो जाएगी इसकी। गीता गलत है आपका आंसर। हाँ, मतलब इसमें जैसे हम एसिड को ऐड करेंगे तो एसिड ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो pH की वैल्यू डिक्रीज होती है, pH कम होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा उसकी pH की वैल्यू कम होती है, हमने पढ़ा था। अगर वाटर के अंदर हम क्या मिला दें? थोड़ा सा अमाउंट में बेस मिला दें, इसी सेम वाटर में हमारे पास में सपोज 100 ml वाटर है। कितना है? 100 ml वाटर है। इस 100 ml वाटर में सपोज मैं 2 ml मिला देता हूँ, ओनली 2 ml ऑफ 1 मोलर, या 1 मोलर को हम ऐसे लिखेंगे 1 m NaOH सॉल्यूशन ऐड कर देता हूँ। 100 ml हमारे पास में वाटर था, इसमें मैंने क्या ऐड किया? 2 ml मैंने ऐड कर दिया 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो इसकी pH इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? pH इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा? इसकी pH इंक्रीज हो जाएगी, इसकी pH इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो pH है ना वो चेंज होती रहती है। अगर इसमें थोड़े से अमाउंट में हम एसिड मिला दें या थोड़े से अमाउंट में अगर हम बेस मिला दें तो इसकी pH चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशंस तो नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं। जो नॉर्मल सॉल्यूशंस जो हम पढ़ते हैं ना वो सारे नॉर्मल सॉल्यूशंस है जिसकी pH चेंज होती रहती है अगर हम उसमें कुछ अमाउंट में क्या मिला दें? एसिड मिला दें या बेस मिला दें। ठीक है, लेकिन बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं उसमें अगर कुछ अमाउंट में, जैसे हमारे पास में एक बफर सॉल्यूशन है सपोज, अभी आपको बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल पता नहीं है, मैं अभी बता दूंगा आपको बफर सॉल्यूशन के सॉल्यूशन एग्जांपल्स भी बता दूंगा, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं बफर सॉल्यूशंस वो भी बताऊंगा आपको। अब मेरे पास में सपोज बफर सॉल्यूशन है 100 ml, 100 ml मैंने बफर सॉल्यूशन लिया। अब इस बफर सॉल्यूशन के अंदर मैं 2 ml या 5 ml एसिड मिला देता हूँ। सपोज मैंने HCl एसिड मिला दिया या फिर मैंने 5 ml NaOH मिला दिया जिसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, इसकी भी कंसेंट्रेशन मैंने मान लिया 1 मोलर है, तो भी इसकी जो pH है ना इसकी pH चेंज नहीं होगी। इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। तो बफर सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस which do not change their concentration if we add some amount of acids or base in it। अगर हम उसमें कुछ अमाउंट में एसिड या बेस मिला दें तो भी उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिला दिया तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर हम कुछ अमाउंट में मिलाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन कहेंगे। बात क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दे देता हूँ। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन द हाइड्रोजन आयन concentration on the addition of small amount of acid और बेस। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन कहेंगे। बफर सॉल्यूशन कहेंगे।
ठीक है, क्या ऐड करना है इसमें? स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है, ज़्यादा अमाउंट में ऐड नहीं करना। ज़्यादा अमाउंट में ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। स्मॉल अमाउंट में अगर हम एसिड या बेस ऐड कर देते हैं ना, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। किसकी? H+ आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। मतलब पीएच इसका जो है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका पीएच क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पीएच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम कुछ अमाउंट में एसिड या बेस मिला देते हैं तो। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस कहेंगे। तो आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो ह्यूमन ब्लड इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये हमारा जो ब्लड है ना, बफर सॉल्यूशन का काम करता है। उसमें अगर कुछ अमाउंट में एसिड ऐड हो जाए, बेस ऐड हो जाए, तो भी ब्लड की जो पीएच है जो होती है 7.35। ह्यूमन ब्लड की पीएच होती है 7.35। ध्यान देना बच्चों, स्लाइटली बेसिक होता है। ह्यूमन ब्लड जो है वो स्लाइटली कैसा होता है? बेसिक होता है। तो इसकी पीएच चेंज नहीं होगी। अगर कुछ अमाउंट में एसिड या बेस मिक्स हो जाए हमारे ब्लड में, तो भी इसकी पीएच चेंज नहीं होगी। तो ये नेचुरल बफर सॉल्यूशन का काम करता है हमारी बॉडी में ब्लड। ठीक है, ये एग्जांपल हमने दे दिया आपको। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वेराइटी के फूड इनटेक करते हैं। हम एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं बेटा, है ना। एसिडिक फूड हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। बहुत ज़्यादा एसिड होता है जिसमें, या जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे ऑयली फूड है, या जो मसाले वाले जितने भी खाने आना है जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला पड़ते हैं, या तले हुए, या ज़्यादा ये स्पाइसी फूड हम ज़्यादा इनटेक करेंगे, तो वो सारे क्या है बेटा? वो एसिडिक फूड होते हैं। एसिडिक नेचर के फूड होते हैं। वो हमारे बॉडी के अंदर जाके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड बनाते हैं। तो ये एसिड फाइनली किस में मिक्स होगा? जो भी एसिड एक्सिस में जो भी एसिड बनेगा वो फाइनली ब्लड के अंदर ही तो मिक्स होगा। तो ब्लड की पीएच को ये चेंज नहीं करने देता। मतलब ब्लड अपना पीएच चेंज नहीं करता। अगर इसमें इस टाइप के एसिड्स मिक्स हो जाए तो भी इसकी पीएच 7.35 ही रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान देंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। कौन कौन से होते हैं? एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर। ठीक है, अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने क्या बताया देखो, वीक एसिड होता है, होगा इसमें क्या क्या होगा? इसमें वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इसका जो कॉम्बिनेशन है इसे हम क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर कहेंगे। तो वीक एसिड का एग्जांपल क्या है? आप सभी बच्चों को पता होगा, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, इसी वीक एसिड का सोल्ट लेना है। तो इसका वीक एसिड का सोल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में? सोडियम एसिटेट। सोल्ट का मतलब क्या होता है देखो, सोल्ट ऑफ वीक एसिड, जैसे ये एसिड है ना, ये एसिड एसिटिक एसिड, इसका सोल्ट करना, इसका सोल्ट का फॉर्मेशन करना है। तो इस एसिड को सोल्ट के में कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दें? हम बेस से करा दें। ये एसिड है, ये बेस है। तो आपको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सोल्ट और वाटर बनाते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ा है। तो किस टाइप का सोल्ट बनेगा? ये CH3COON है, ये बनेगा प्लस H2O। तो ये क्या है? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट को हम क्या बोलेंगे? सोल्ट ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड, एसिडिक एसिड ले लो और इसका सोल्ट ले लो आप, एसिड सोडियम एसिटेट।
इन दोनों का इक्विमोलर रेशियो। इक्विमोलर रेशियो का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिखा इक्विमोलर रेशियो ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एक्ट एज ए एसिडिक बफर। इक्विमोलर रेशियो का मतलब होता है दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम है। अगर ये हम 1 मोल लेते हैं, कितना लेते हैं 1 मोल, तो ये भी कितना लेना है हमें 1 मोल लेना है। दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या बनेगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन की। हाँ, अब इसका पीएच भी आपको ध्यान रखना है बेटा। इसका जो पीएच होता है वो होता है 4.74। किसका एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच होता है 4.74। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन की। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक बेस हम यहाँ पे लेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, वीक बेस प्लस salt of strong acid plus salt of, मैं लिख देता हूँ salt with a, लिख देता हूँ salt with a strong acid। देखो क्या है, देखो एक तो वीक बेस लेना हमें, तो वीक बेस हम यहाँ पे लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। सेकंड क्या लिखा है सोल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो बेस है ना, ये जो बेस हमने अभी बताया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड से करा देते हैं तो हमें सोल्ट मिलेगा। सोल्ट कौन सा मिलेगा हमें, स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट कैसे, देखो रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा सोल्ट अमोनियम क्लोराइड प्लस HCl, सॉरी H2। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। ये जो सोल्ट है ना, ये है सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये बना तो किससे है, वीक बेस के कॉम्बिनेशन। जब हम वीक बेस को किससे कंबाइन कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। जब हम वीक बेस की रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग एसिड से कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलेगा, किसका स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का हमें सॉल्ट मिल गया। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान देने, एसिडिक बफर में क्या होगा, एसिटिक एसिड प्लस क्या होगा सोडियम एसिटेट, पीएच 4.774। बेसिक में क्या होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सर होगा। इन दोनों का भी इक्विमोलर होगा, इक्विमोलर रेशियो। इक्विमोलर रेशियो का मतलब अगर 1 मोल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है तो 1 मोल आपको क्या लेना है अमोनियम क्लोराइड लेना है। तो दोनों का क्या हो जाएगा इक्विमोलर रेशियो। किसकी तरह काम करेगा, ये बेसिक बफर की तरह काम करेगा। तो 2 टाइप के ये बफर सॉल्यूशन हो गए। अब इसका पीएच भी आपको ध्यान देना है। इसका पीएच होता है 9.25। इसका पीएच कितना होता है 9.25। ये पीएच कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होता। ये तो पड़े पड़े भी चेंज नहीं होगा अगर इसमें कुछ क्वांटिटी में। अब ये जैसे हमने लिखा है ना बेसिक बफर सॉल्यूशन, इस बेसिक बफर सॉल्यूशन में आप कुछ अमाउंट में एसिड मिला दो, स्मॉल अमाउंट में मिलाना है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलाना। कुछ अमाउंट में एसिड मिला दो या कुछ अमाउंट में आप इसमें बेस मिला दो, तो भी इसकी जो पीएच है ना कितनी 9.25 चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, इसमें कुछ अमाउंट में आप एसिड मिला दो या कुछ अमाउंट में आप इसमें बेस मिला दो तो भी इसकी पीएच चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आई।
बात समझ में आ गई बच्चों? हम देखो ये वर्क कैसे करते हैं, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे वर्क करते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ध्यान देना। जैसे हमारे पास में एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमारे पास में है इक्विमोलर रेशियो ऑफ एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, ठीक है, इक्विमोलर रेशियो है, एसिडिक बफर है ये, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में एसिड ऐड करते हैं, इसमें एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा। तो ये जो इसमें इक्विमोलर रेशियो में एसिटिक एसिड है ना, ये देखो हमें पता है ये एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड इस टाइप से ये क्या रहता है, आयोनाइज रहता है इसके अंदर। हमने क्या ऐड किया है, H प्लस ऐड किया है, ये H प्लस हमने ऐड किया है, एसिड ऐड किया ना, तो एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, तो ये H प्लस आयन ये एसीटेट आयन से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, ठीक है। और ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये क्या होता है, वीकली आयोनाइज होता है, वीकली आयोनाइज होता है, ठीक है। अब जितना भी हमने H प्लस आयन ऐड किया है ना एसिड के फॉर्म में, एसिड हमने ऐड किया है, मतलब एसिड के तौर पे हमने जितना H प्लस ऐड किया है, हाइड्रोजन आयन ऐड किया है, उस हाइड्रोजन आयन को एसीटेट आयन ने क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, इसलिए इसकी पीएच में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसकी पीएच पहले भी 4.74 थी, अभी भी इसकी पीएच कितनी रहेगी, 4.74 ही रहेगी। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई बच्चों? बच्चों समझ में आया बात? जल्दी से बताओ।